हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 लिटरेरी टर्म्स। और टर्म्स के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो 50 क्वेश्चंस हैं हमारे, ये लिटरेरी टर्म्स के हैं, मूवमेंट्स के हैं। इनमें कुछ रिटोरिक प्रोसोडी से भी आपको मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए होने जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है फ्रेंड्स। तो 50 क्वेश्चंस हैं। लेक्चर लेंदी भी हो सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से आप समझ के चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, चूंकि ऊपर 50 तक तो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ 51 से हम 100 तक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात कर रहा है एल्यूजन इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज अ ब्रीफ एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस। एल्यूजन क्या होता है? हालांकि फिगर स्पीच जब पढ़ाई थी वहां एल्यूजन आपको मैंने समझाया था, डिटेल में वहां पढ़ाया था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अगर ये एल्यूजन की बात कर रहा है तो एल्यूजन क्या है? एक लिटरेचर का ऐसा वर्क है जो ब्रीफ होता है, एक्सप्लिसिट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंस जिसमें होता है। और फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट रेफरेंस की अगर बात करें तो ये ऑप्शन जानना चाह रहा है हमसे, क्या वो पर्सन को रेफरेंस हो सकता है, प्लेस या इवेंट का रेफरेंस हो सकता है, या कोई लिटरेरी वर्क का रेफरेंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एल्यूजन क्या है? एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है। और अगर इनडायरेक्ट रेफरेंस है तो वो किसी को भी इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है, यानी पर्सन हो, प्लेस हो, इवेंट हो, या लिटरेरी कोई दूसरा वर्क हो। तो यहाँ जो आंसर हो गया इसका, वो हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी सबको, सबका एक वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। क्या होता है? एल्यूजन। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। द डेलिब्रेट यूज ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स का ऐसा एक यूज, डेलिब्रेट कहते हैं जानबूझकर यूज वर्ड्स का, एक्सप्रेशन का, दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, जो ऑब्सोलीट हो गया है फ्रेंड्स। और ऑब्सोलीट वर्ड्स को वहां यूज किया जा रहा है कॉमन स्पीच में। तो देखिए, ऑब्सोलीट क्या होता है? जो विलुप्त चीजें हो जाती हैं, जो आउटडेटेड हो जाती हैं, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। तो उस ऑब्सोलीट चीजों का जो यूज होता है वो कहलाता है फ्रेंड्स आर्केइज्म। क्या कहलाता है? आर्केइज्म। आर्केइक से कहते हैं पुराना, यानी आर्केइज्म क्या है? वो जो पुरानी चीजों को, ऑब्सोलीट चीजों को डेलिब्रेटली यूज कर रहा है ऑथर, तो वो क्या है फ्रेंड्स? वो आर्केइज्म है। बात क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां कह रहा है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप। जो थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप है उसको यूज करने वाला यहाँ कौन सा ऑथर है जिसने पहली बार जो थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप है उसको यूज किया था? तो फ्रेंड्स, मेरे विचार से यहाँ जो ये क्वेश्चन दे रहा है इसमें एक ही नाम निकल के आता है, और वो आता है फ्रेंड्स मॉड का। मॉड बॉडलिन, मॉड बॉडकिन। मॉड बॉडकिन ने जो थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप है इसको दिया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टेंजा फॉर्म इन पॉपुलर बैलेड्स is a quatrain in alternative 4 and 3 stress iambic lines in which only। अब ये कह रहा, देखिए, पॉपुलर बैलेड्स की अगर ये बात कर रहा है तो बैलेड्स में एक क्वाट्रेन होता है जिसमें 4 लाइन होती हैं, इन अल्टरनेटिव 4 and 3 स्ट्रेस आयम्बिक लाइन्स, और जिसमें इन विच ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन, और थर्ड एंड फोर्थ लाइन राइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो क्वेश्चन, तो यानी इसने बैलेड की बात कर ली, और बैलेड पे एक पीछे क्वेश्चन उसका भी आया था, ला बैलेड एम्सन्स मर्सी पे भी आया था फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, जो 3 स्ट्रेस आयम्बिक लाइन की अगर ये बात कर रहा है किसी पॉपुलर बैलेड में, तो इसमें जो है फ्रेंड्स राइमिंग होती है सेकंड और फोर्थ लाइन में, आपको राइमिंग मिलेगी। फर्स्ट और थर्ड में तो नहीं मिलती फ्रेंड्स, सेकंड और फोर्थ में जो है राइमिंग आपको मिलती है। क्लियर? तो आंसर आपका ये है सी वाला।
आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय बोल्डराइज्ड टेक्स्ट। बोल्डराइज्ड टेक्स्ट क्या होता है? वन दैट प्रिटेंड्स टू टेरिफाई द रीडर बाय हॉरिफिक इमेज। हॉरिफिक इमेज से रीडर को डराने वाला टेक्स्ट, या फुल ऑफ बोम्बास्ट एंड यूफिज्म, यूफिज्म या बोम्बास्टमेंट से भरा हुआ, और वन इम्प्रोवाइज्ड इन स्टाइल एंड लैंग्वेज, स्टाइल और लैंग्वेज से भरा हुआ अपॉन द ओरिजिनल टेक्स्ट बाय अनदर राइटर। ओरिजिनल टेक्स्ट का किसी दूसरे राइटर के द्वारा उसमें वर्णन हो, या वन फ्रॉम विच पैसेज कंसिडर्ड ऑफ एंडिंग और इनडिसेंट हैव बीन एक्सपर्गेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए बोल्डराइज्ड टेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें ये कैसा माना जाता है? ऑफ एंडिंग या इनडिसेंट माना जाता है, जिसको कहा जाता है भाई ये ऐसा टेक्स्ट है जो क्या है, जो अश्लील है, जो डिसेंट नहीं है। ऐसे टेक्स्ट को हम बोल्डराइज्ड टेक्स्ट कहते हैं। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ ओके हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर ले। अ मॉक इपिक और मॉक हीरोइक पोएम इमिटेट्स द इलेबोरेट फॉर्म एंड ceremonious style of the epic genre and applies it to commonplace subject matter, while the parody imitates the serious material and manner of। अब देखिए यहाँ कह रहा हीरोइक और मॉक हीरोइक। तो जो एपिक होता है, एपिक की जो पैरोडी की जाती है उस पैरोडी को आप कहते हैं मॉक एपिक। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वाइल अ पैरोडी, अगर पैरोडी की बात करें तो पैरोडी में क्या होता है? पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मटेरियल एंड मैनर ऑफ। पैरोडी में किसी सीरियस मैनर की या सीरियस मटेरियल की जब पैरोडी की जाती है तो किसकी की जाती है? यहाँ कह रहा पर्टिकुलर वर्क की पैरोडी, पर्टिकुलर ऑथर की पैरोडी, या दोनों की पैरोडी, या पर्टिकुलर किसी जानर की पैरोडी। फ्रेंड्स अगर पैरोडी का मैटर होता है तो पैरोडी में दोनों चीजों की पैरोडी की जा सकती है, किसी वर्क की पैरोडी की जा सकती है, किसी पर्टिकुलर ऑथर की पैरोडी की जा सकती है। तो पैरोडी की अगर बात करें तो पर्टिकुलर वर्क और पर्टिकुलर ऑथर दोनों को हम मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों की पैरोडी की जा सकती है अगर स्पेशली वो पैरोडी की अगर बात कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ लो बर्लेस्क विच लाइक पैरोडी मॉक्स द पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग हिज इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन ए जोकुलर एंड अनडिग्निफाइड मैनर। देखिए फ्रेंड्स अगर पैरोडी की बात कर रहे हैं तो लाइक पैरोडी एक दूसरा टर्म आता है और वो आता है बर्लेस्क। ये बर्लेस्क की बात कर रहा है, तो ये बर्लेस्क में ये जानना चाह रहा है बर्लेस्क क्या है, यही तो कहना चाह रहा है ये। लाइक पैरोडी मॉक्स ए पर्टिकुलर वर्क, जो पर्टिकुलर वर्क को मॉक करती है, बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन ए जोकुलर एंड अनडिग्निफाइड मैनर। जोकुलर और अनडिग्निफाइड मैनर में ये क्या करती है फ्रेंड्स? ये ट्रीट करती है, मॉक करती है किसी पर्टिकुलर वर्क को। तो यहां आप कहें, देखिए ह्यूडी ब्रास्टिक पोएम नहीं है, मॉक इपिक भी नहीं है, डॉगरल भी नहीं है, तो यहां डेफिनेटली ये ट्रेवेस्ट्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ट्रेवेस्ट्री। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा। Which of the following is the name for a very common literary motif? ठीक है, very common literary motif, और जिसको यहाँ कह रहा है स्पेशली इन लिरिक पोएट्री में emphasizing that life is short and time is fleeting। जो ये बताती है, ये जोर देकर कहती है कि समय तो थोड़ा है, छोटा है, लेकिन टाइम लाइफ जो है वो छोटी है, लेकिन जो समय है वो क्या है? वो फ्लीटिंग है, भाग जाता है। एंड exalting the addressees often a reluctant virgin to make the most of present pleasures। तो यहां ये कौन सी पोएम की बात कर रहा है फ्रेंड्स?
ये डेफिनेटली यहाँ जो टर्म ये है, ये कार्पेडीम की बात कर रहा है। एक ऐसी पोयम जो बताती है लाइफ इज शॉर्ट टाइम इज फ्लीटिंग, बस याद रख लीजिए वो बात कर रहा है कार्पेडीम। क्लियर फ्रेंड्स? नॉट क्लियर? What is meant by choral character in modern criticism? अब choral character क्या होते हैं फ्रेंड्स? choral character होते हैं सेंट्रल कैरेक्टर अवेलेबल, बिल्कुल नहीं होते। सेंट्रल कैरेक्टर इन द कोरस, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। चलिए ए बी में से तो है ही नहीं, अब सी और डी को भी अपना स्लाइड कर लें। अ कैरेक्टर विद इन द प्ले, ठीक है। इटसेल्फ हु स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द एक्शन, जो एक्शन से अलग खड़ा होता है। बाय हिज कमेंट्स एंड प्रोवाइड्स द ऑडियंस विद ए स्पेशल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैरेक्टर कहलाता है कोरल कैरेक्टर। यानी एक ऐसा कैरेक्टर होता है किसी प्ले के अंदर जो एक्शन से तो दूर होता है और उसके कमेंट्स से, और प्रोवाइड्स द ऑडियंस को एक स्पेशल पर्सपेक्टिव वो प्रोवाइड कराता है। ऐसा कैरेक्टर कहलाता है कोरल कैरेक्टर। किसमें? मॉडर्न क्रिटिसिज्म में। मिमेटिक क्रिटिसिज्म व्यूज लिटरेरी वर्क एज एन इमिटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ, यहां कह रहा मिमेटिक क्रिटिसिज्म। मिमेटिक क्रिटिसिज्म में क्या मिलता है? व्यूज, वो किसी लिटरेरी वर्क को कैसे देखता है? एज एन इमिटेशन और रिकलेक्शन ऑफ। जो मिमेटिक क्रिटिसिज्म है वो किसी वर्क को इमिटेशन और रिफ्लेक्शन में देखता है। कैसे देखता है फ्रेंड्स? वो देखता है, प्रीवियस ऑथर्स की बात नहीं है, मिथ एंड लीजेंड्स भी नहीं है, द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ को वो देखता है। यानी मिमेटिक क्रिटिसिज्म में उस क्रिटिसिज्म के व्यूज होते हैं, उसको लिटरेरी वर्क को ऐसे देखा जाता है कि जैसे वो इमिटेशन हो और रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ का। मीन्स एक संसार का और मानव के जीवन का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? वो फ्रेंड्स किसी भी लिटरेरी वर्क्स को, मीन्स किसी भी जो आपका लिटरेरी वर्क है, कोई साहित्यिक रचना है, उसको ये माना जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जीवन है और जो संसार है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है। बात क्लियर हो गई? इन ब्रीफ समझ में आ गया है मिमेटिक क्रिटिसिज्म क्या है? चलिए, फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. इलियट विद रेफरेंस टू, टी.एस. इलियट ने दिया था, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बिल्कुल दिया था, लेकिन अब ये भी बताना है भाई कहाँ दिया था, कौन से हिस्से में दिया था? द रोमांटिक पोएट्स में, शेक्सपियर, मिल्टन, द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो डेफिनेटली देखिए, रोमांटिक पोएट्स नहीं है, शेक्सपियर, मिल्टन नहीं है, मेटाफिजिकल पोएट्स में जो ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट्स, इसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म कोइन किया था। किसने? टी.एस. इलियट ने। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, व्हाट इज अ क्लोजेट ड्रामा, बताइए भैया क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? अच्छा, क्लोजेट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? क्लोजेट तो अलमारी को कहा जाता है, क्लोजेट। क्लियर? यानी अलमारी में कोई ड्रामा रखा हुआ है। अब अलमारी में क्यों रखा है भैया? क्योंकि उसे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है, तभी तो वो अलमारी में रखा है। और परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब क्या है? वो परफॉर्म नहीं, स्टेज पे रीडर एंजॉय नहीं करेगा, उसको ऑडियंस को नहीं मिलेगा वो ड्रामा। वो कहाँ मिलेगा? वो पढ़ने के लिए मिलेगा। लो भैया पढ़ लो और इसको एंजॉय कर लो। तो बस ऐसा ड्रामा क्लोज्ड ड्रामा होता है। तो यानी अगर आप आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो अ ड्रामा दो रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म, ठीक है, इंटेंडेड टू बी रीडर रेदर देन टू परफॉर्म इन द थिएटर। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका ओके हो गया। ड्रामा इंटेंडेड टू परफॉर्म विद इन ए क्लोजेट, देखिए क्लोजेट में परफॉर्म, क्या इसने कह दिया? हो सकता है आप क्लोजेट देखते ही क्लोजेट को आंसर लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अ ड्रामा इन ए क्लोजेट और ए सिंगल रूम, एक क्लोजेट और सिंगल रूम में कैरेक्टर कमिंग इनटू और कैरेक्टर आ रहे हैं, कैरेक्टर जा रहे हैं, एक सिंगल रूम में परफॉर्म कर दिया। तो देखिए क्लोजेट यहाँ रिजेंबल कर दिया, को रिलेट कर दिया इस क्लोजेट को ऑथर ने। और जहां पहला वाला आंसर है इसमें तो क्लोजेट का कहीं जिक्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आंसर इसका ओके है। तो अब यहाँ इस क्लोजेट में कंफ्यूज मत होना, ये इसने मिसगाइड करने के लिए आपको वर्ड्स यहाँ दिए हैं।
The dirge also expresses grief on the occasion of death. डर्ज भी शोक गीत होते हैं, जी हाँ होते हैं, बट डिफर्स फ्रॉम द इलेजी, इलेजी से डिफरेंट होते हैं, जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन किस रेफरेंस में ये डिफरेंट होते हैं? चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। डर्ज पढ़ा है, इलेजी भी पढ़ी है, लेकिन रेफरेंस क्या है, क्यों अलग होते हैं? लॉन्ग एंड लेस फॉर्मल। अच्छा, लॉन्ग होते हैं, लेस फॉर्मल नहीं फ्रेंड्स, लेस फॉर्मल नहीं होते। डर्ज लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट नहीं, शॉर्ट भी नहीं होते, लॉन्ग होते हैं, यानी बी, ए और डी में से आंसर होना था, शॉर्ट एंड लेस फॉर्मल। तो देखिए लॉन्ग और लेस फॉर्मल नहीं है, ये लॉन्ग होते हैं और मोर फॉर्मल होते हैं। यानी डर्ज ऐसे शोक गीत होते हैं जो शॉर्ट नहीं, जो लॉन्ग होते हैं और मोर फॉर्मल होते हैं। एनी डाउट? शायद नो डाउट। कंफर्म हो गया आपको क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए पेस्टोरल? पोस्टोरल लिख दिया फ्रेंड्स, यहाँ पोस्टोरल नहीं है, पेस्टोरल इलेजी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो पेस्टोरल इलेजी में क्या है, देखिए पेस्टोरल इलेजी के फीचर्स यहाँ ऑथर हमसे पूछ रहा है। द लिरिक स्पीकर बिगिंस बाई इन्वोकिंग द म्यूज। अच्छा, वो म्यूजिक म्यूज को इन्वोक करता है, यानी आह्वान करता है, किसका आह्वान करता है? सरस्वती माता का। देयर इज ए प्रोसेसन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉर्नर, एक प्रोसेसन होता है अप्रोप्रिएट मॉर्नर का, नहीं फ्रेंड्स। अ मॉर्नर चार्जेस विद नेग्लिजियंस द निम्फ्स और अदर गार्डियंस ऑफ द डेड सफर्ड, नहीं फ्रेंड्स, ना निम्फ्स की बात होती है ना अदर डेड सफर्ड्स की बात होती है, जिस वे में ये कह रहा है अदर गार्डियंस ऑफ द डेड सफर्ड। अब ये क्या है? द सोल ऑफ द डेड सफर्ड रियलाइजेज एट द एंड दैट डेथ इन द वर्ल्ड इज द एंट्री इन टू द हायर लाइफ। बिल्कुल ठीक है भाई, पेस्टोरल इलेजी यही होती है। और पेस्टोरल इलेजी की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, एक डेड शेफर्ड की जो सोल होती है, सोल ऑफ द डेड शेफर्ड रियलाइजेस, वो बता देती है अंत में कि जो संसार में डेथ है इज द एंट्री टू द हायर लाइफ, वो किसी दूसरे जीवन में जाने के लिए हमारा मार्ग होता है। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई? पेस्टोरल इलेजी। चलिए फ्रेंड्स, कीट्स एक्सप्रेशन दैट ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑल ही सीज रिफ्लेक्ट्स हिज इंटेंस। देखिए एक्चुअल में एक क्वेश्चन एक दो अगर इस तरह का आ रहा है, ये भी मैंने जानबूझ के आपके सिलेबस में डाल दिया यहाँ इस एमसीक्यू सीरीज को डिजाइन करते हुए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने अगर आपको ध्यान हो 2016 वाला अगर आप पेपर फोकस करोगे तो वो बड़ा बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ब्रिलियंट बंदे ने वो पेपर बनाया था और वो बड़ा लॉजिकल पेपर था। तो उस पेपर को ध्यान में रख के मैं जो एमसीक्यू सीरीज है फ्रेंड्स, कोशिश मेरी यही की जा रही है कि मींस जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो भी आपके ना छूटे और जो मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है वो भी आपका सॉल्व हो। अब ये तो लास्ट अल्टीमेट हमें पता लग पाएगा अब कितने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन डेफिनेटली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आप सिंसियरली अगर काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लें। ही क्रिएट्स एक्सप्रेशन दैट ही बिकम्स ए पार्ट ऑफ ऑल ही सीज, कि ही बिकम्स वो बन जाता है अ पार्ट ऑफ ऑल, उस सब का एक हिस्सा ही सीज जिसको वो देखता है। फ्रेंड्स अगर देखिए किसी चीज को हमने देखा और हम उसका हिस्सा बन गए, हिस्सा बनने से मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं वो तुरंत उस चीज में जुड़ गई, तो वो क्या है ये कहना चाह रहा है इस बात को। वो सेंसुअसनेस है, एम्पैथी है, रोमांटिसिज्म है, ये सिंपैथी है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स ना तो सेंसुअसनेस है, वो एम्पैथी की बात कर रहा है, डेफिनेटली एम्पैथी है। देखिए दो टर्म है, एक एम्पैथी है एक सिंपैथी है। एम्पैथी सिंपैथी तो होती है कहीं कोई दुख है किसी का, उस दुख में हम पार्टेक कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स में हम जुड़ गए, दैट इज सिंपैथी। लेकिन जब हम किसी को
किसी सामने वाले को, अपने आप को किसी सामने वाले के साथ रखकर जोड़ते हैं। यानी एम कहते हैं टुगेदर और पैथो कहते हैं सोरो को। मीन्स जब हम किसी की फीलिंग्स में पार्टेक करते हैं। अब सिंपैथी और एम्पैथी में भी अंतर होता है फ्रेंड्स। एम्पैथी में क्या है, हमने किसी को देख लिया, बिल्कुल उसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ गई, क्लियर, वो है एम्पैथी। लेकिन जिसको आप हिंदी में कहें अनुभूति, अब शायद आप अच्छे से समझ पाओगे, एक अनुभूति होती है और एक सहानुभूति होती है। तो बस जो सहानुभूति है दैट इज सिंपैथी, और जो अनुभूति है वो है एम्पैथी। तो यहाँ जो कीट्स का एक्सप्रेशन है दैट ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑल ही सीज, वो उस सब का हिस्सा बन जाता है जो वो देखता है। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एम्पैथी का। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे कह रहा है ईपीफैनी। ईपीफैनी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीफैनी। ईपीफैनी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीफैनी। A religious text in verse meant for preaching, religious text तो नहीं होता फ्रेंड्स ये। A sudden radiance or revelation while observing a commonplace object, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। Sudden radiance or relevant revelation, not relevant, radiance or revelation while observing a commonplace object, किसी भी ऑब्जेक्ट को, commonplace ऑब्जेक्ट को, किसी ट्राइट ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो जो सडन रिविलेशन होता है, उस सडन रिविलेशन को ईपीफैनी कहा जाता है। चलिए ये तो ओके लग रहा हमें फ्रेंड्स, फिर भी कोई नहीं, अब नीचे का ऑप्शन भी पढ़ लें। अमोक रिविलेशन यूज फॉर कॉमिक इफेक्ट, नहीं कॉमिक इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है। एनोनिमस राइटर फॉर पब्लिक, नहीं फ्रेंड्स, ये बी वाला आंसर आपका ईपीफैनी ओके हो गया। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। रिप्लेसिंग सपोजली ऑफेंसिव और डिसएग्रीबल टर्म बाय लेस डायरेक्ट और लेस कोलोकल टर्म इज टर्म्ड एज। किसी भी ऑफेंसिव और डिसएग्रीबल टर्म को कम डायरेक्ट और लेस कोलोकल टर्म से जब हम रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स किसी डिसएग्री बात को, एक ऐसी चीज है जो डिसएग्रीबल है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, उसको हम डिसएग्रीबल है, अनप्लीजेंट है, उसको हम नहीं कहना चाह रहे हैं, तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो है यूफेमिज्म। यूफिज्म, यूफिज्म पे ध्यान देना भाई, यूफिज्म और यूफेमिज्म में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने दोनों टर्म क्लियर कर रखे हैं, आपको समझा रखे हैं रिलेटेड टर्म्स में, यूफिज्म भी और यूफेमिज्म भी। क्लियर। तो यूफिज्म और यूफेमिज्म की अगर बात करें तो यहाँ जो बात हो रही है ये लेस कोलोकल, किसी डिसएग्रीबल बात को यूफेमिज्म में हम कह रहे हैं, मीन्स किसी अनप्लीजेंट बात को एक लेस मीन्स अनप्लीजेंट को प्लीजिंग वे में कह रहे हैं हम, अनप्लीजेंट को प्लीजेंट तरीके से हम कह रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैंग्वेज which seems smooth, pleasant and musical to the ear, एक ऐसी भाषा जो हमें स्मूथ लगती है, प्लीजेंट लगती है और म्यूजिकल लगती है, तो वो क्या होती है, वो फ्रेंड्स यूफोनी, कैकोफोनी, हारमोनी, मेलोडी। अब देखिए जो स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल होती है, अब कंफ्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स मेलोडी को लेकर, हारमोनी को लेकर और यूफोनी को लेकर। कैकोफोनी तो नहीं होती, कैको का मतलब होता है बैड, फोनस होती है साउंड, यानी बैड साउंड इज कॉल्ड कैकोफोनी। तो अब ये नहीं है, लेकिन इन तीन में कौन सा आंसर है, अब देखिए इसमें जरा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली जो यूफोनी है, यूफोनस साउंड, यूफोनी एक ऐसी साउंड होती है, जैसे एक ऐसी भाषा होती है जो स्मूथ होती है, प्लीजेंट होती है और म्यूजिकल होती है। चलिए फ्रेंड्स, द आर्टिस्टिक मूवमेंट विच बिगन इन जर्मनी, एक जर्मनी में मूवमेंट शुरू हुआ स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ स्वीडिश ड्रामेटिस्ट स्ट्रेंडिबर्ग। स्ट्रेंडिबर्ग एक स्वीडिश ड्रामेटिस्ट था, स्वीडन का था, उसके प्रभाव से एक आर्टिस्टिक मूवमेंट शुरू हुआ था
और उस आर्टिस्टिक मूवमेंट को कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? अब यहाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में कंफ्यूज मत होना, वो कहा जाता है फ्रेंड्स एक्सप्रेशनिज्म। क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशनिज्म। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो आर्टिस्टिक मूवमेंट जो जर्मनी में शुरू हुआ, 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, और जिसका लीडर था स्वीडिश ड्रामेटिस्ट स्ट्रैंडबर्ग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिवल फॉर्म? मेडिवल फॉर्म शॉर्ट कॉमिक सटायरिक टेल इन वर्स। ठीक है, वर्स पे कोई शॉर्ट कॉमिक या सटायरिक टेल होती है, डीलिंग रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर जिसके होते हैं, एंड डिलाइटिंग इन द रिबाल्ड एंड ऑब्सोलीट। ऊपर आया था फ्रेंड्स रिबाल्ड। रिबाल्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, नो डाउट आपसे वहां भी पूछा जा सकता है वर्ड मीनिंग में। तो रिवार्ड और ऑब्सीन जिसमें सीन होते हैं, लोअर कैरेक्टर होते हैं, मिडिल कैरेक्टर होते हैं, और कॉमिक और सटायरिक टेल होती है। सबसे बड़ी बात यह है कॉमिक और सटायरिक टेल होती है। तो फिर इसको हम क्या कहें फ्रेंड्स? कॉमिक और सटायरिक टेल को जो रिबाल्ड होती है वो होती है फ्रेंड्स, ना बैलेड नहीं है, पैराबल नहीं है, फैबल नहीं है, वो है फैबलियो। फैबलियो होती है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। What is meant by tropes in rhetoric? जो ट्रॉप्स है वो ट्रॉप्स क्या होता है? ट्रॉप्स कहते हैं फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। फिगर स्पीच, लैंग्वेज लोडेड विद मेटाफर्स, इनडायरेक्ट सेइंग, और अ डिसाइडेड एक्सटेंशन और चेंज इन द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फ्रेंड्स डेफिनेटली जो चेंज इन द वर्ड्स का जो स्टैंडर्ड मीनिंग है, जब उसको चेंज कर दिया जाता है, जो डिसाइडेड एक्सटेंशन है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोप्स कहते हैं। तो यानी आंसर आपका क्या हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? 72 पे बात करें। बर्न्स ओ माय लव लाइक ए रेड रेड रोज। ये क्या है फ्रेंड्स? बर्न का ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेटली लाइक रेड रेड रोज। इस लाइक पे जाइए, आपको क्या दिख जाएगा? सिमली। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। किसकी लाइन है? रॉबर्ट बर्न्स की लाइन है। चलिए कह रहा द लेग ऑफ द टेबल अ हार्ट ऑफ द मैटर। देखिए टेबल की लेग और मैटर का हार्ट, ये किसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स? डेफिनेटली ये मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। आप कहेंगे लेग, टेबल की लेग और हार्ट ऑफ द मैटर। लेकिन फ्रेंड्स अब इसने तो इससे आगे की बात पूछ ली भाई, कैसे पहचाने इसको? इम्प्लिसिट मेटाफर, मिक्स्ड मेटाफर, सिंपल और डेड? कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये डेड मेटाफर के एग्जाम्पल हैं। इस तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं। आगे कह रहा व्हाट इज द टर्म यूज टू डिनोट द यूज ऑफ वन टर्म टू मीन अनदर विद विच इट हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड एज द क्राउन स्टैंड्स फॉर द किंग। देखिए जब एक टर्म दूसरे के एसोसिएट होता है, एक दूसरे को डिनोट करने के लिए यूज होता है, तो उस टर्म को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे ये कह रहा क्राउन स्टैंड फॉर किंग, क्राउन किंग के लिए यूज होता है। अब इस लाइन से डेफिनेटली आप समझ गए होंगे किस चीज की बात हो रही है, सिनेक्डकी की हो रही है या मेटोनमी की हो रही है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स बात हो रही है मेटोनमी। जब हम यूज करते हैं कहीं क्राउन, और किस सेंस में यूज करते हैं? किसी किंग के लिए हम क्राउन को यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड मेटोनमी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय सिनेक्डकी। देखिए सिनेक्डकी क्या होती है? सिनेक्डकी, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसको आंसर हम डिस्कस करेंगे। अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू सिग्निफाई द होल। किसी भी एक वस्तु का एक पार्ट जिसके माध्यम से हम पूरी बात को सिग्निफाई कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स?
भाई हम अक्सर कह देते हैं कि घर में काम करने वाला तो एक है लेकिन खाने वाले 10 हैं। तो खाने वाले 10 से मतलब क्या है, मीन्स खाने वाले व्यक्ति 10 हैं, कमाने वाला व्यक्ति एक है। क्लियर? तो यहाँ हम कहीं ना कहीं जब इस बात को कहते हैं तो हम सिनेक्डकी का यूज करते हैं, बड़े सिंपल वे में कहें तो। तो यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया। और दूसरे में फ्रेंड्स, द होल ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई ए पार्ट ऑफ समथिंग used to signify the whole और the whole of something used to signify a part। फ्रेंड्स पार्ट दूसरा भी ठीक है। सिग्निफाई सिनेक्टिकी में क्या होता है, जब हम किसी पूरे फ्रेज के बदले एक वर्ड यूज करते हैं या एक वर्ड के बदले पूरा फ्रेज यूज करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में सिनेक्टिकी होती है। द एनिमेट ऑब्जेक्ट एंडोर्ड विद ह्यूमन फीलिंग्स, कोई मतलब नहीं है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम ह्यूमन फीलिंग्स डाल रहे हैं। और नेक्स्ट है द टर्म विद द प्रोनाउंसिएशन सिमिलर टू देयर मीनिंग, किसी टर्म का प्रोनाउंसिएशन उनके मीनिंग के सिमिलर। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ सिनेक्टिकी के मीन्स की बात करें तो ऊपर के दोनों ऑप्शन हमारे ए एंड बी दोनों ऑप्शन हमारे ओके हो गए। और यहाँ इसको एक जगह और यह ई वाला ऑप्शन दे देना था जिसमें ए और बी दोनों को सही एक साथ यूज करना था। क्लियर फ्रेंड्स? कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस में हो जाती है गड़बड़ कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक टर्म मियोसिस स्टैंड्स फॉर। मियोसिस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मियोसिस देखिए क्या होता है मियोसिस, हाइपरबली, अंडरस्टेटमेंट, मॉडरेशन इन स्टाइल एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी चीज को जब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं तो जो अंडर एस्टिमेशन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स मियोसिस। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट और विच असर्ट्स एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिव द कंट्रारी इज। अब देखिए वहां अभी जो हमने अंडर स्टेटमेंट पढ़ा था, तो यहां जो अंडर स्टेटमेंट है फ्रेंड्स मियोसिस, ये क्या है, ये डिफरेंट है। और यहां हम बात कर रहे हैं अंडर स्टेटमेंट, यहां इसमें एडिशनली इसने कह दिया विच असर्ट्स एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिव द कॉन्ट्रेरी। जो जब किसी भी अफर्मेटिव बात को आप नेगेटिव वे में कहते हैं, आप नेगेटिव तरीके से कहते हैं लेकिन जोर दे के कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन वहां होता है। तो फ्रेंड्स ये जो फिगर स्पीच होती है आपकी, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं फ्रेंड्स लाइटोटीज। क्लियर फ्रेंड्स? क्या? लाइटोटीज। और फ्रेंड्स फिगर स्पीच बड़े डिटेल से आपको कराई गई है और लगभग 25 फिगर स्पीच उस मेगा लेसन में है, जो हमारे मेगा लेक्चर मास्टर लेक्चर जो रिकॉर्डेड है उस चैनल पे पड़ा है। मेरी राय ये है आप एक बार उसको ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे क्या है देखिए, द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग और इवेल्यूटिंग ए वर्क बाय रेफरेंस टू द प्लान और डिजाइन टू द ऑथर इज टर्म्ड एज। जो एरर होती है फ्रेंड्स, और किस में एरर होती है, जब किसी भी वर्क को इवेल्यूट करते हैं, किसी प्लान को हम देखते हैं, तो वो जो एरर होती है क्या, किसके मीनिंग में को मीनिंग निकालने में जो एरर होती है, उस एरर को किसी जो कोई स्टेटमेंट है, कोई लाइन है, उसका मीनिंग जो होता है उसमें अगर एरर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथेटिक फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी या इंटेंशनल फैलेसी। फ्रेंड्स वो कहलाता है इंटेंशनल फैलेसी। क्लियर फ्रेंड्स? अब क्या कह रहा है, अ काइंड ऑफ आयरनी द इंटेंशन ऑफ विच इज शेयर्ड बाय द ऑथर एंड द रीडर ऑफ ऑडियंस और रीडर और ऑडियंस बट नॉट बाय द स्पीकर इज कॉज ऑफ। मीन्स एक ऐसे प्रकार की आयरनी ऑफ इंटेंशन जिसमें ऑथर और रीडर के द्वारा शेयर किया जाता है बट नॉट बाय द स्पीकर, लेकिन स्पीकर के द्वारा नहीं शेयर किया जाता है। तो इस प्रकार की जो आयरनी है, आयरनी ऑफ इंटेंशन,
वो क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? वर्बल आयरनी कहते हैं, सोक्रेटिक आयरनी कहते हैं, कॉस्मिक या स्ट्रक्चरल आयरनी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी जो आयरनी होती है उसको हम स्ट्रक्चरल आयरनी कहा जाता है। बात क्लियर? अब ये ज़्यादा डीप पूछ लिया फ्रेंड्स, यहाँ आयरनी के भी काइंड्स पूछ लिए, अदरवाइज कई बार एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर की नेचर है उसको समझना बड़ा टफ काम होता है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। और एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस की एक ब्लेंडिंग होती है। वहाँ कुछ लेवल इजी होता है, फिर कुछ मॉडरेट होता है, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ डिफ़िकल्ट लेवल के डाले जाते हैं। तो हमें तो फ्रेंड्स हर लेवल के लिए तैयार रहना है। तो चलिए आगे फ्रेंड्स, सोक्रेटिक आयरनी इज द प्रेजेंटेशन ऑफ सोक्रेटिक आयरनी। अब देखिए जो वर्ड आया है सोक्रेटिक, ये आया फ्रेंड्स सोक्रेटिस से, जिसको आप कहते हैं सुकरात। सुकरात से वर्ड आया सोक्रेटिक आयरनी। अब सुकरात की जो फिलॉसफी है उसमें क्या था, सुकरात जब कोई कंक्लूजन निकालना उन्हें होता था तो वो क्या करते थे, वो मार्केट प्लेस पे चले जाते थे, जाके खड़े हो गए, लोगों से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, और वो लोगों से ही अपनी जो समस्या है उसका जो हल है वो लोगों से ही निकलवाते थे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, वो सोक्रात की जो अपनी टेक्निक है वो कहलाती है। और अगर यहाँ अपने क्वेश्चन की बात करें अभी सोक्रेटिक आयरनी की, तो सोक्रेटिक आयरनी क्या है? इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, अज्ञानता किसकी जगह, ज्ञान के स्थान पर आप अज्ञानी बन गए। एडमायरेशन इन प्लेस ऑफ कंटेम्प्ट, प्रशंसा घृणा की जगह प्रशंसा। अफेक्शन इन प्लेस ऑफ डिसगस्ट, नफरत की जगह प्रेम। और इंथुजियाज्म इन प्लेस ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, अगर आप कहीं डिसइंटरेस्टेड हैं किसी चीज को लेकर, उसके प्रति जोश आपके अंदर। यहाँ डेफिनेटली अगर हम जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये अगर हम डेफिनेटली अगर हम कहें सोक्रेटिक आयरनी को, तो सोक्रेटिक आयरनी क्या है? वो सोक्रेट खड़े हो गए मार्केट पे जाके, और वो क्या हो गए, वो अज्ञानी बन गए, लोगों से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। तो आंसर ये क्या हुआ है? इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ, इसे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसको ऑटो उसमें लगा दूं, मैं ऑटो रोटेट में। चलिए, तो इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, ये इसका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे फ्रेंड्स, टू सक्सेसिव सिलेबल, दो सक्सेसिव सिलेबल विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस कंसिस्ट आ, जिसमें क्या होता है, दो सक्सेसिव सिलेबल होते हैं जिसमें लगभग इक्वल लाइट स्ट्रेस होता है। तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? स्पॉन्डी, पायरिक, ट्रॉकी और डक्टाइलिक। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ जो बात वो हो रही है वो हो रही है पायरिक की। और फ्रेंड्स ये जो सिलेबल है इसको मैं राय दूंगा एक बार सारे सिलेबल बैठ के उनको लिख लेना, और क्योंकि जब मैंने तैयार किए थे सिलेबल, मैंने भी क्या किया था, जितने भी थे स्पॉन्डी, डायलैक्टिक और अट्रम सट्रम, एनापेस्ट, जितने भी थे फ्रेंड्स सारे मैंने क्या कर लिए थे, एक जगह लिख लिए थे। और उनके जो राइम, जो उनकी स्कीम है वहाँ जो जिससे वो मिल के बने होते हैं उसको मैंने वहाँ लिख लिया था, और फिर उनको कंपैरेटिव स्टडी करते हुए याद कर लिया था। तो आप भी उसी तरह याद कर लें, अदरवाइज यहाँ इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे, इनसे आप बिल्कुल भी उनको लर्न नहीं कर पाएंगे। अगर रट भी लेंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम में आप गलती करेंगे। What is meant by a feminine ending of a line of verse? अब किसी भी जो लाइन ऑफ वर्स है, छंद है, छंद की जो फेमिनिन एंडिंग किसे कहते हैं? किसी भी लाइन की फेमिनिन एंडिंग। अब देखिए शायद नया वर्ड है आपके लिए फेमिनिन एंडिंग, चलिए देख लेते हैं। क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा लाइट्स लेवल, एक एक्स्ट्रा लाइट्स लेवल के साथ क्लोजिंग। और क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेवल, जब सिलेबल लाइट होता है, जब सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, या जब सिलेबल एक्स्ट्रा होता है, या जब सिलेबल नहीं होता। जब एक्स्ट्रा सिलेबल नहीं होता, जब एक्स्ट्रा होता है, जब लाइट सिलेबल होता है, और जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है।
तो देखिए ये क्या होता है, जब भी कोई वर्स लाइन है उसमें फ्रेंड्स कोई एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल होता है, तो जो एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल होता है उस एंडिंग को आप नाम देते हैं फेमिनिन एंडिंग। क्लियर फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर ए में गौर करें और ए के साथ सी में गौर करें। एन एक्स्ट्रा सिलेबल और एन एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल, एक्स्ट्रा तो होता है लेकिन वो कैसा होता है, वो लाइट होता है। क्लियर। तो ऐसी एंडिंग कहलाती है फ्रेंड्स फेमिनिन एंडिंग। आगे फ्रेंड्स देखिए, द यूबिसेंट मोटिव इन पोएट्री मीन्स द फॉर्मूला फॉर लमेंटिंग। अब यूबिसेंट मोटिव क्या होता है पोएट्री में, चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चंस तो हमारे लिखे हुए हैं, आंसर नहीं लिखे, और डेफिनेटली ये जो इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स हैं ये आपके लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब आप करते हैं तो माइंड पे स्ट्रेस आप दे रहे होते हैं। और आंसर इसका देखते हैं जरा, द आयरनी ऑफ फेट, द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, द पास्ट दैट इज नो मोर, और द जनरल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। तो यूबिसेंट मोटिव ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है एक ऐसा फॉर्मूला लमेंटिंग का जिसमें ये माना जाता है द पास्ट, जो चीजें बीत गई हैं, दैट इज नो मोर, वो अब नहीं आएंगी, जो बीत गया सो बीत गया। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए, according to the theory of Northrop Fryer, the four main narrative genre of literature are comedy, romance, tragedy and, इस ऑथर के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी ऑफ नॉर्थरॉप फायर जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फिर, जो लिटरेचर के जो जानर होते हैं, नरेटिव जानर ऑफ लिटरेचर, वो होते हैं फ्रेंड्स कॉमेडी, कॉमेडी के साथ रोमांस, ट्रेजेडी, एंड जो चौथा पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है देखिए ऑटोबायोग्राफी, पोएट्री, मिथ या आयरनी। तो डेफिनेटली वो जो चौथा पार्ट है वो इन पहले तीनों में से नहीं है, वो है फ्रेंड्स आयरनी। बात क्लियर। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नॉर्थरॉप फायर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पिंडारिक ओड स्टेंजा पैटर्न वाज इन सेट ऑफ 3। तीन चीजें होती हैं, डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको पता होगा। पिंडारिक ओड और तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड, और जो तीसरी चीज होती है वो होती है फ्रेंड्स द इपोड। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओनोमेटोपोए। ओनोमेटोपोए ऑब्वियसली एक फिगर स्पीच होती है जिसमें किसी साउंड जो होती है वो कोई मीनिंग सजेस्ट करती है, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट्स इट मीनिंग। तो अब जरा देख लेते हैं क्या है। इकोइंग द सेम साउंड रिपीटेडली, क्या जब सेम साउंड रिपीट होती है तब हम ओनोमेटोपोई की बात करते हैं, या इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट। और इकोइंग ऑफ द सेंस, जो सेंस होता है बाय द साउंड, उसको जब आप साउंड के शेप, साइज ऑफ मूवमेंट से आप क्या करते हैं, इको करते हैं, सेंस निकालते हैं। या इकोइंग ऑफ द सेम सेंस और मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, जब सेम सेंस आप डिफरेंट वर्ड्स में देते हैं। और नन ऑफ द अबव। और फ्रेंड्स डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, चार ऑप्शन एक बार और पढ़िएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी आंसर की। तो ओनोमेटोपोई का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है इकोइंग ऑफ द सेंस, क्लियर, और बाय द साउंड, शेप, साइज और मूवमेंट।
क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, एक महिला को मार दिया, किससे मार दिया, किसने मार दिया? काइंडनेस से मार दिया। क्या किसी को मारने के प्रति भी आप दयालु हो सकते हैं? आई एम क्रूअल ओनली टू बी काइंड, बड़ी प्यारी कोट है जो याद आई कि मैं तो क्रूअल हूँ, किस लिए हूँ? दयालु बनने के लिए मैं क्रूअल बना हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स क्यों ना आप जरा रिकॉल कर लें और मुझे कमेंट करके भी बता दें कि ये कोट, बड़ी प्यारी सी कोट, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से है, और अगर कैरेक्टर भी बता दें तो मजा आ जाए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको फ्री में तैयार हो जाएगा। तो अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, इस वुमन में टाइटल किसका एग्जाम्पल है? ओनोमेटोपोइए, सिनेक्डकी, आयरनी या पैराडॉक्स? बताइए किसका है? डेफिनेटली फ्रेंड्स ये एक आयरनी का एग्जाम्पल है। और आयरनी क्यों है भाई? किसी महिला को आपने मार दिया और कैसे मार दिया? काइंडनेस से मार दिया। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे कह रहा, देखिए, इफ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंबाइंस टू टर्म्स, पैराडॉक्सिकल जो अटरेंस होता है, जिसमें पैराडॉक्स होता है, जब दो टर्म दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कंटेम्परेरीज, जब ऑर्डिनरी सेंस में दो टर्म कंटेम्परेरी होते हैं, विरोधी होते हैं, सच एज प्लीजिंग पेन्स एंड बर्निंग चिल, इट इज कॉल्ड ए और एन, क्या कहलाती है? देखिए जब पैराडॉक्सिकल कंटेस्ट में दो चीजें ऐसी आती हैं जो अपोजिट होती है, तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? व्हेन टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, तो वो क्या कहलाती है? ऑक्सीमोरोन है, कंसीट है, इक्विवोक है या क्लीशे है? तो डेफिनेटली यहाँ जो बात हो रही है बर्निंग चिल की या प्लीजिंग पेन की, तो वो बात हो रही है फ्रेंड्स ऑक्सीमोरोन की। क्लियर है बात? चलिए बड़ी अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट रेफरेंस, पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर, कि पन क्या है? ए प्ले ऑन वर्ड्स है, शब्दों के साथ एक खिलवाड़ है, शब्दों के साथ एक प्ले है, और वो क्या है? इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, जब सिमिलर होते हैं पन में, साउंड में सिमिलर है लेकिन मीनिंग में डाइवर्स है, सिमिलर इन मीनिंग बट डाइवर्स इन साउंड, जब वर्ड्स जो है वो मीनिंग में सिमिलर है लेकिन साउंड में डाइवर्स है, डिफरेंट है, बोथ इन साउंड एंड मीनिंग, दोनों में सेम लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग है, और या नन ऑफ द अबव है। अच्छा, पन क्या होता है फ्रेंड्स? पन होता है एक्चुअली श्लेष अलंकार, और श्लेष की अगर बात करें तो इन साउंड वर्ड्स आर सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, जब वर्ड्स साउंड में सिमिलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तब होता है श्लेष अलंकार, जिसको आप कहते हैं पन। एक एग्जाम्पल दो तो आप क्या कह सकते हैं? An ambassador is a man who lies abroad for the good of his country. तो फ्रेंड्स यहाँ जो वर्ड है लाइज की, एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति होता है हु लाइज अब्रॉड, जो विदेश में रहता है अपने देश की भलाई के लिए। अब दो मीनिंग निकल के आए, विदेश में रहता है एक बात, दूसरा मीनिंग है इसी वर्ड का जो झूठ बोलता है, कि जो अपने देश की अच्छाई के लिए झूठ बोलता है। तो इस जगह क्या है? लाइज में फ्रेंड्स यहाँ पन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। रिफ्रेन क्या होता है? ए शॉर्ट पॉज बिटवीन लाइन, लाइन के बीच एक शॉर्ट पॉज। कॉन्क्लूडिंग लाइन ऑफ स्टेंजा इन वर्स, स्टेंजा इन वर्स की कॉन्क्लूडिंग लाइन, या अ लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन्स, एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइन्स विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोएम, जो पूरी पोएम के दौरान रिपीट होता है, या द पॉज बिटवीन स्टेंजाज, स्टेंजाज के बीच में एक पॉज होता है। तो देखिए फिर क्या आंसर हो सकता है?
रिफ्रेन कहते किसको हैं? रिफ्रेन अ लाइन और ग्रुप, एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस, ऐसा लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस विच इज रिपीटेडली, जो रिपीट किया जाता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोएम, पोएम के दौरान। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? किसी पोएम को देखें तो उसमें कोई पर्टिकुलर लाइन ऐसी होती है जो 4-5 स्टेंजा में बार बार वो ऑथर वो रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिफ्रेन। बात समझ में आई? Out of three main categories of oratory distinguished by Aristotelian critics, which one stands for display rhetoric used in ceremonial occasion to amplify the praise of a person? यहाँ किसकी बात कर रहा है? जो oratory distinguished by Aristotelian critics, Aristotelian critics ने जो oratory दी उसकी यहाँ बात कर रहा है, तो कौन सी ऐसी है जो रिटॉरिक को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है और किसी पर्सन की जो प्रेज है, प्रशंसा है, उसको बढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है। तो डेफिनेटली देखिए बात क्या कर रहा है, ये मेरे विचार से ईपीडेक्टिक की बात कर रहा है। ईपीडेक्टिक, डेलिब्रेटिव नहीं है, ईपीडेक्टिव फॉरेंसिक नहीं, तो ईपीडेक्टिव ये इसकी बात हो रही है। क्लियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस यहाँ बड़े अच्छे से हैं, डिफिकल्टी लेवल उनका बड़ा है, तो उनको भी देख के चलिएगा ध्यान से। Which of the following is a direct address either to an absent person or an abstract or inanimate entity? डायरेक्ट एड्रेस किसको कहा जाता है? जब डायरेक्ट एड्रेस की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे मन में आता है फिगर स्पीच का, और वो होती है अपोस्ट्रोफी। किसी भी इनएनिमेट को या एनिमेट को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? रोमन अक्लेफ is a French term which literally means, रोमन एक्लेफ एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है नॉवल विद अ की, एक नॉवल एक की के साथ। क्लियर? रोमन अक्लेफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ टू फ्रेजेस और क्लॉजेज विद विच आर पैरेलल। एक ऐसा सीक्वेंस, दो फ्रेजेस हैं जिसमें या क्लॉजेस हैं जो पैरेलल होती है, और उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल को नाम देते हैं हम केयसमस, जियोग्मा, टर्सेट या ले। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ जो बात है पैरेलल की बात हो रही है। अब देखिए दो फ्रेजेस या क्लॉजेस जो पैरेलल होती है, शायद आपको याद ना आए, चलिए अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ब्यूटी इज ट्रूथ। क्लियर फ्रेंड्स? और एक फ्रेज, एक क्लॉज और दूसरी क्लॉज क्या है? ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ऑथर जब दो क्लॉज को अलट पलट के लिख देते, एक क्लॉज को अलट पलट के दो जगह लिख देता है, तो वो पैरेलल क्लॉज हो जाती है, पैरेलल फ्रेज हो जाता है, और उसको आप नाम देते हैं केयसमस का। क्लियर फ्रेंड्स? तो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेम द लिटरेरी डिवाइस। उस लिटरेरी डिवाइस का नाम बताइए इन विच ए सिंगल वर्ड स्टैंड्स इन द सेम ग्रामेटिकल रिलेशन टू टू और मोर अदर वर्ड्स, जिसमें एक ग्रामेटिक वर्ड क्या होता है? दूसरे रिलेशन में खड़ा होता है, बट विद सम अल्टरेशन, लेकिन उसमें कुछ चेंज होते हैं। इन इट्स मीनिंग फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द नेक्स्ट, लेकिन इसमें एक मीनिंग से दूसरे में जाने में कुछ चेंज होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लीशे, जियोग्मा, एपिथेट और कंसीट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वहाँ कहा जाता है जियोग्मा। अब क्या कहेंगे? देखिए एक सिंगल वर्ड है, ग्रामेटिकली एक जगह तो वो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह वो ठीक नहीं होता, उसको आप कहते हैं जियोग्मा। क्लियर फ्रेंड्स? जैसे मैं एग्जांपल दूँ एक, आई टुक माई हैट, कि मैंने अपना हैट लिया, एंड लीव, और छुट्टी ली। भाई इस हैट का लीव से तो कोई मतलब नहीं है,
तो ये एक साइड तो ठीक है, दूसरी साइड जो वर्ब है ये रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। बात समझ में आ गई? तो इसको कहा जाता है जियोगमा। दूसरा नाम है इस फिगर स्पीच का फ्रेंड्स योक, YOK, योक। Which form of sonnet falls into two main parts, an octave and sestet? कौन सी सोनेट में दो भाग होते हैं भाई? एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। तो डेफिनेटली जब हम पेटार्कन सोनेट की बात करते हैं तो उसमें दो भागों से मिलके बनती है, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ठीक है भाई, ना शेक्सपियरियन है ना स्पेंसरियन है, बस सीधी सीधी किसकी है? पेट्रार्कन सोनेट है, जिसको दूसरा नाम आप देते हैं इटालियन सोनेट। ठीक है भाई। और सोनेट की अगर बात हो रही है तो देखिए तीनों सोनेट हैं, इटालियन, इंग्लिश और स्पेंसरियन। तीनों की फ्रेंड्स राइमिंग स्कीम जरूर याद कर ले, क्योंकि डेफिनेटली ये पूछी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत कराते हैं तो एक प्लस पॉइंट बढ़ जाता है आपका। भाई ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर गलत होते हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। द 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ABB-CC क्या कहलाता है? जो 7 लाइन स्टेंजा है जिसकी राइमिंग ये होती है AB, ABB और CC, तो इस राइमिंग स्कीम वाले स्टेंजा को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 7 लाइन का होता है और इसका एक नाम हम देते हैं राइम रॉयल। क्लियर फ्रेंड्स? राइम रॉयल की यहाँ बात हो रही है। चलिए 97 तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके थे। पीछे 98 को डिस्कस कर लेते हैं। द स्टाइल इन विच द मेंबर्स विद इन अ सेंटेंस और एल्स अ सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट सेंटेंस are put one after the other without any expression of their connection or relation except the non-committal connective and is called। देखिए यहाँ बात किसकी कर रहा है? किस ऐसा स्टाइल जिसमें मेंबर्स विद इन ए सेंटेंस और एल्स अ सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें किसी सेंटेंस या पूरे सेंटेंस का एक सीक्वेंस जो होता है आर पुट वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ देयर कनेक्शन, जो एक दूसरे के आगे लगाए जाते हैं, आर रिलेशन एक्सेप्ट द नॉन कमिटल कनेक्टिव एंड इज कॉल्ड। डेफिनेटली यहाँ जो बात फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है देखिए ज़रा, पेरियोडिक, नॉन पेरियोडिक, पैराटेक्टिक और हाइपोटेक्टिक। ये मेरे विचार से यहाँ जो बात कर रहा है फ्रेंड्स ये पैराटेक्टिक की बात कर रहा है। तो यहाँ जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? पैराटेक्टिक। और फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर मैं आंसर भी बता रहा हूँ तो शायद ही आप इनको बड़े अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे। द क्वाट्रीन इज स्टेंजा ऑफ, क्वाट्रीन क्या होता है फ्रेंड्स? कितनी लाइन का होता है? 6, 4, 8 या 9? तो डेफिनेटली देखिए क्वाट्रीन की अगर बात करते हैं तो एक जो 4 लाइन स्टेंजा होता है उसको आप नाम देते हैं क्वाट्रीन। चौसर इन मैनी ऑफ हिज कंटेम्पररी टेल्स यूज्ड, चौसर ने क्या यूज किया है अपनी कंटेम्पररी टेल्स में? ओटेवा राइमा, क्विंटेन या राइम रॉयल या स्पेंसरियन स्टेंजा। तो फ्रेंड्स अगर चौसर ने कंटेम्पररी टेल्स में बात करें हम तो बड़े प्यार से चौसर ने क्या यूज़ किया है? राइम रॉयल को यूज़ किया है, जो 7 लाइन स्टेंजा होता है जिसकी राइमिंग स्कीम अभी हमने ऊपर लिखी थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।